अहमद, वेनेजुएला, सीरिया, इराक, नाइजीरिया, सोमालिया, यमन, ईरान और भी बहुत सारे इलाके इसमें शामिल हैं, जिसमें पिछले 12 माह में अमेरिका ने यूनिलैटरली अटैक्स किए हैं और कोई अमेरिका को रोक नहीं सका। और जो ईरान के साथ हो रहा है वो हम सब विटनेस कर रहे हैं। प्रोग्राम से पहले भी मैं आपसे यही पूछ रही थी कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, ये किस सिमत में जाएगा? और आपने कहा कि ये जल्द मामला सब वाइंड अप हो जाएगा, लेकिन कैसे? जी, वाइंड अप का शायद लफ्ज़ मैं ना इस्तेमाल कर सकूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चंद दिनों में आप एक पॉज देखेंगी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं इसमें, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें ईरान शामिल है, जिसमें इसराइल शामिल है, अमेरिका शामिल है, और फिर क्योंकि ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट भी बन चुका है, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज भी शामिल हैं। आपने बड़ी खूबसूरती से सारा इकोनॉमिक एंगल तो अपने इंट्रो में सारा आपने एक्सप्लेन किया, तो दैट्स अ मेजर 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 वेट कैरी करता है वो सारा कुछ। तो जितने एलिमेंट्स हैं उसमें अमेरिका भी अफोर्ड नहीं कर सकता एक लार्जर लॉन्गर कॉन्फ्लिक्ट दैट हैज द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू बॉग अमेरिकन आर्मी डाउन। वो उसके पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी नहीं कर सकता, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से भी नहीं कर सकता, और जियो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी नहीं कर सकता। ट्रंप का जो लार्जर पॉलिटिकल रेटरिक है वो ये है कि मैं मिडल ईस्ट से अमेरिका को निकालूंगा, लेकिन जो अब वो कर रहा है उसके खिलाफ उसके घर में बहुत ज्यादा शदीद प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं, उसकी वोटर बेस में बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है। फिर उसके बाद पॉलिटिकली भी, जियो पॉलिटिकली भी और मिलिटरली भी $37 ट्रिलियन का अमेरिका पे कर्ज है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जा सकता। ये सारी बातें करके तो ट्रंप इक्तदार में आया था। ईरान भी अफोर्ड नहीं कर सकता, कि वो भी नहीं करना चाहेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा लंबा खिंचे। हाँ, नेतन्याहू ये चाहता है कि ये मजीद कॉन्फ्लिक्ट खिंचे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे चीजों को आप अगर एनालाइज करें तो आपको चंद दिनों में, कुछ हफ्तों में मे बी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक पार्शियल पॉज नजर आए। पार्शियल पॉज लेकिन नजर इस आएगा, ठीक। पार्शियल पॉज, यस, लेकिन इसमें आप जो चेंजेस ये लेकर आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खित्ते के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। इसने पूरा जो मिडल ईस्ट का सिक्योरिटी apparatus है उसको चेंज कर दिया है। वन वे और दी अदर आप ब्लेम जिस मर्जी मुल्क को करें, लेकिन पिछले एक साल के अंदर जो सिक्योरिटी गारंटीज थी अमेरिका की, जिसकी वजह से मिडल ईस्ट का ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से कायम था फॉर द पास्ट 100 years, वो सिक्योरिटी गारंटीज डिस्टर्ब हो गई। आपने खुद बात की कि यूएई जो एक तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट इंसुलेटेड जोन समझा जाता था दुबई, उसके ऊपर भी आपने, उसके अलावा आपने देखा कि इसराइल ने कतर के ऊपर भी जब स्ट्राइक्स की थी तब भी अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज डिस्टर्ब हुई थी। तो ये बहुत ज्यादा तब्दीली आ रही है मिडल ईस्ट के अंदर। आपने ये देखा है कि आपने आपने मडूरो की बात की और फिर आपने देखा कि ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ जो हुआ, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। इसकी मिसालें आपको तारीख में उस वक्त मिलती थी जब बादशाहों का दौर था, और ग्रेट पावर्स से पहले का जो दौर था तब आपको मिलती थी कि बादशाहों को और सल्तनत के हेड्स को मारा जाता था, और ये सब कुछ मॉडर्न हिस्ट्री में आपको इसकी प्रेसिडेंस नहीं मिलती। अहमद, ये जो अहमद प्लीज आई होल्ड यू हेयर, और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप हर्मस की बंदिश के ऊपर थोड़ा और कमेंट करें। फॉर एग्जांपल कतर अपनी एलएनजी के लिए हेविली इसके ऊपर डिपेंड करता है, अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, और ओपेक कंट्रीज़ इसके ऊपर करती हैं। वर्ल्ड्स ट्रांजिट चोक पॉइंट है, पहले भी हमने तफसील से बात की, लेकिन ये कि इसमें मल्टीपल कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। वाई वुड दे वांट टू नॉट ट्रांसपोर्ट देयर गुड्स? वो कितना इंतज़ार करेंगे? और ये जो आप पार्शियल पॉज की बात कर रही हैं, इसके ऊपर ये कंट्रीज़ किस तरह से कैपिटलाइज करेंगी? क्योंकि उन पे तो खुद अटैक्स हो चुके हैं, उनकी अपनी बेसिस अमेरिका के पास हैं। वो ऐसा क्या करेंगे डिप्लोमेटिकली कि वो जो पार्शियल पॉज का आप जिक्र कर रहे हैं वो ना सिर्फ ईरान के मफाद में जाए बल्कि इन ममालिक के मफाद में भी जाए? देखिए, बात यह है कि ईरान की जहां तक, एक सबसे पहले तो मैं हॉर्मुज का आपको बता दूं कि जो पिछले कुछ अरसे से इस दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिक मॉडल इम्प्लीमेंटेड है वो काफी ज्यादा इंटरट्वाइंड है। तो हॉर्मुज के ऊपर जो भी कुछ हो रहा है इस वक्त, वो सिर्फ ये चंद रीजनल कंट्रीज को इफेक्ट नहीं करेगा, वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली पूरे के पूरे ग्लोबल ट्रेड को टारगेट करेगा और उसको हिट करेगा, और इसके रिपरकशंस। और क्योंकि आपने देखा कि ऑयल कितना वहां से होके गुजरता है, आपने खुद अभी बताया, और फिर उसके बाद इसके जो रीजन के ऊपर इसके जो ट्रेड राउट्स जो हैं यहाँ से होके गुजरते हैं, उनके ऊपर टैरिफ से लेकर ये पूरी दुनिया के ट्रेड को, ये चाइना को भी इफेक्ट करेगा, रशिया को भी इफेक्ट करेगा, पाकिस्तान को भी करेगा, मिडल ईस्ट को भी करेगा, अमेरिका को भी करेगा। तो इस वक्त ये दुनिया का, इस बारे में आप देखेंगे कि कंसेंसस होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको ओपन होना चाहिए, और उसको वो खुलेगी तो उसके बाद ही एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, वरना तो ऑयल की प्राइसेस आप देखेंगे कि किस तरीके से आगे जा रही हैं। बिल्कुल अहमद, आप मेरे साथ ही रहेगा। आदिल अब्बासी भी मुझे ज्वाइन करें। आदिल, बहुत शुक्रिया। एक बहुत अहम प्रोग्राम मौजू पे हम इस पर बात करें।
आदिल, इससे पहले हमने ये सिर्फ देखा था कि ईरान सिर्फ धमकाता था इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने के लिए, लेकिन अब ये इवेंचुअली हो चुका है। इसका नुकसान ईरान को भी होगा, दीगर ममालिक को भी होगा, लेकिन हम उस टॉलरेंस लेवल की बात कर रहे हैं। अहमद भी कह रहे थे कि इसको हम ये तो नहीं कहेंगे कि जंग ख़त्म हो रही है, लेकिन एक पॉज ज़रूर आएगा। उस पॉज में क्या बाकी ममालिक ये रियलाइज़ कर लेंगे कि अब ईरान ग्लोबली इकोनॉमी को हिट करने के लिए इस हॉर्मुज़ को एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है, एंड वी गॉट टू डू समथिंग अबाउट इट? देखिए बतूल, अब प्रॉब्लम ये है कि उनके सर्वाइवल की फ़ाइट आई है। पहले जो आप बात कर रही हैं धमकी, वो भी समझते थे कि हम कहीं डायलॉग में चले जाते हैं, कुछ स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। सैंक्शंस भी उनके ऊपर लगती रही, पिछले साल वॉर देख ली उन्होंने, अभी तो अब फिर उनके साथ जो कुछ हुआ। सो अब उनके सर्वाइवल का मसला है, दे विल गो टू एनी एक्सटेंट। और मुझे लगता है कि वो जो बात कह रहे हैं कि अब हम इसको बंद रखेंगे, तो वो जब तक दुनिया से मुराद, यानी ऑब्वियसली जो इजराइल और अमेरिका है वो नहीं मान जाते, बाकी दुनिया तो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली मैटर ही नहीं कर रही ना। यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस का क्या होता है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स वायलेशन लॉस का क्या होता है, ये तो हमने देख लिया। ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात तो है नहीं, चाहे वो गाज़ा का मसला हो, चाहे और दीगर इश्यूज़ हों उसके ऊपर। सो वो मेक श्योर करेंगे, वो ये मेक श्योर करेंगे कि जब तक ये जिस किस्म का लीथल अटैक उनके ऊपर हुआ है, ये अटैक रुक नहीं जाता, डायलॉग में पूरे तरीके से नहीं जाते, दोबारा स्पेस क्रिएट नहीं हो रही, तब तक वो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और इससे जो इकोनॉमिक लॉस दुनिया को होता है, हो जाहिर है उनका तो अपना मुल्क ही उजड़ गया है और उनके ऊपर जिस किस्म का अटैक हुआ है, तो उनके तो अब सर्वाइवल की फ़ाइट है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इधर से कतर की 30% या किस कंट्री की 40% या किसकी कितने % जो है वो ट्रेड होती है, या उनका रिलायंस इसके ऊपर है। सो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन जो है वनरेबल है, और इसकी वनरेबिलिटी उसी वक्त दूर हो सकती है जब अमेरिका ये रियलाइज़ करे। बाकी कंट्रीज आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई मैटर करती हैं या कर रही हैं। ज़ाहिर है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज समझा ज़रूर रही हैं, बात कर रही हैं कि भाई आप इस पर कुछ निगोसिएशन का फेज़ दोबारा शुरू हो, या इस टेंशन को डीएस्केलेट किया जाए, थोड़ा सा इसको अब नीचे लाएं टेंशन को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे वो अपने ग्रेट डिज़ाइंस जो है उनको पूरा करेंगे। इजराइल और अमेरिका जहाँ तक वो जा सकते हैं वो जाएंगे, और ईरान भी जो है वो यही कोशिश करेगा, जितनी उसकी स्ट्रेंथ है, जहाँ तक उसकी स्ट्रेंथ है वो जो है वो रेजिस्ट करेगा, जिसकी क्लियर कट रिफ्लेक्शन हमें इस सारे प्रोसेस के अंदर नज़र आ रही है। और लेकिन अहमद, क्या इससे ये होगा कि गल्फ़ ममालिक के साथ ईरान के ताल्लुकात दोबारा ख़राब हो जाएं इस क्लोजर की वजह से? क्योंकि पहले ही बहुत सालों में ठीक हुए थे इन ममालिक के साथ ईरान के ताल्लुकात। जो ईरान के सुप्रीम लीडर वाला वाक़या हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत नहीं थी, इट इज़ डेथ ऑफ रूल बेस्ड ऑर्डर की ये डेथ है। और ये आपको एक सेंस ऑफ कन्फ्यूजन, सेंस ऑफ एक अनकंफर्टेबिलिटी आपको मिडिल ईस्ट के अंदर भी नज़र आ रही है, मिडिल ईस्ट की लीडरशिप में भी नज़र आ रही है। आपको याद होगा कि जब कतर ईरान के ऊपर अटैक हुआ था, तो उसके बाद इस तरीके से इसराइल ने कतर के ऊपर हमला किया, तो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी कि इसराइल जिस मुल्क को चाहे कर सकता है, जिस मुल्क पे चाहे अटैक कर सकता है, और अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज स्टैंड नहीं करती इसराइल को रोकने के लिए। तो उसी तरह जब ईरान के सुप्रीम लीडर को इस तरीके से इसराइल डीकैपिटेट कर सकता है, देखें उससे पहले ईरान की पूरी लीडरशिप को इन्होंने डीकैपिटेट किया। ये फर्स्ट ईयर लीडरशिप को पहले किया, फिर सेकंड को किया, थर्ड को किया, आज हम फोर्थ टीयर लीडरशिप के ऊपर खड़े में। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जैसे सुप्रीम लीडर को इन्होंने शहीद किया, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में ये सेंस एक डेवलप हो चुकी है कि इसराइल के खिलाफ देयर इज नो अदर सोल्यूशन बट टू जॉइन हैंड्स। ये एक क्लैरिटी है जो आप देखेंगे कि आने वाले चंद दिनों में आपको मजीद बढ़ती हुई नजर आएगी। और उसके बाद ईरान के लिए भी यही बेहतर है कि ईरान के जो रीजनल एलाइज हैं उसके साथ ईरान के ताल्लुकात बेहतर हों, और एक ज्वाइंट फ्रंट जो है वो प्रेजेंट किया जाए इसराइल के साथ। लेकिन मुझे जो डर और खौफ है वो ये है कि जब फोर्थ टीयर लीडरशिप तक को डीकैपिटेट कर दिया इसराइल ने, तो ईरान के अंदर जो ट्रीजन मौजूद है इनके पावर कॉरिडोर्स के अंदर, देखें सुप्रीम लीडर की लोकेशन भी किसी करीबी बंदे ने दी थी, उसके बाद जितनी इनकी कैबिनेट थी उसकी लोकेशन भी करीबी बंदे ने दी थी। इस्माइल हानिया की कमरे के ऊपर प्रिसाइज अटैक हुआ, अंदर से किसी ने लोकेशन जो है वो उनकी दी थी। जो कासिम सुलेमानी है उनकी लोकेशन भी किसी अंदर के बंदे ने दी थी। जो इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट शहीद हुए उनकी भी लोकेशन किसी के अंदर के बंदे ने दी थी। अहमदी निजात की लोकेशन भी किसी अंदर के बंदे ने दी है। सो ट्रीजन जो है वो बहुत डीप है ईरान की। जब तक ये यहाँ से जो ट्रीजन का एलिमेंट है उसको नहीं निकालते, आई एम अफ्रेड कि आने वाली जो लीडरशिप होगी वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड होगी इसराइल से और अमेरिका से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।